नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन में सबसे पहले बात फर्रुखाबाद बंधक संकट की, जिसमें 11 घंटे बाद कामयाबी मिली। 23 बच्चों को सुरक्षित आरोपी सुभाष बाथम के चुंगल से निकाला गया और उनके घरों तक पहुंचाया गया। आरोपी ने रेस्क्यू टीम पर हमला कर दिया था। जवाबी कार्रवाई में सुभाष बाथम की मौत हो गई। पुलिस टीम को 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। रात करीब 1 बजे जाकर पुष्टि हुई कि आरोपी की मौत हो चुकी है और वो ढेर कर दिया गया है एनकाउंटर के दौरान, क्योंकि उसने पुलिस टीम पर और ग्रामीणों पर हमला किया था। 2 पुलिसकर्मी भी इस ऑपरेशन के दौरान घायल हुए और उससे पहले एक ग्रामीण पर उसने गोली चलाई थी, जिसके पैर में गोली लगी। आरोपी सुभाष बाथम मुठभेड़ में ढेर हुआ। उसकी पत्नी को ग्रामीणों ने इतना पीटा कि हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। लेकिन 23 बच्चे जिन्हें इसने किडनैप करके रखा था, सुभाष ने जिन्हें बंधक बनाकर रखा था, वो 23 के 23 बच्चे सुरक्षित अपने अपने घरों को हैं। अभी उन्हें उनके घरों तक सकुशल पहुंचा दिया गया। ग्रामीणों में गुस्सा भी कि और साथ ही अभी भी डरे सहमे हुए हैं ग्रामीण, खासकर वो परिवार जिनके बच्चों को आरोपी ने बंधक बनाकर रखा था। लगातार पुलिस पे फायर करता रहा तो इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जैसे ही दरवाजे को तोड़ा गया, इसने पुलिस के ऊपर फायर किया, बम फेंका। पुलिस के द्वारा दरवाजे को तोड़ा गया? हाँ, पुलिस के द्वारा जो है। और इस फायरिंग में जो है हमारे कई जवान घायल हुए, कई अधिकारी घायल हुए। जवाबी फायरिंग में ये अपराधी फिर मारा गया। सुखद बात ये रही कि 23 बच्चे जो हैं वो सुरक्षित रूप से बचा लिए गए हैं जो है, और सभी को उनके माता पिता को सुपुर्द कर दिया गया है। और आरोपी सुभाष की पत्नी की पिटाई से मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने पत्नी की पिटाई कर दी थी। पुलिस ने किसी तरीके से ग्रामीणों के चुंगल से पत्नी को निकाला था, महिला को निकाला था, रूबी नाम इस महिला का। लेकिन जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहां इलाज के दौरान रूबी की भी मौत हो गई। पुलिस ने पत्नी का रेस्क्यू किया था लोगों के बीच से और हॉस्पिटल में एडमिट कराया था पुलिस ने ही रूबी को। तो आरोपी सुभाष की पत्नी रूबी, जो कि जैसे ही दरवाजा टूटता है वो घर से बाहर निकलती है। ग्रामीण इस कदर गुस्से में थे कि उन्होंने रूबी की पिटाई कर दी। किसी तरीके से पुलिस ने ग्रामीणों के चुंगल से उसे बाहर निकाला, हॉस्पिटल ले गए, लेकिन हॉस्पिटल में इलाज के दौरान रूबी की मौत हो जाती है। तो एक तरफ पुलिस एनकाउंटर में आरोपी सुभाष बाथम मारा जाता है, दूसरी तरफ ग्रामीणों की पिटाई की वजह से आरोपी की पत्नी की मौत हो गई। जो सबसे सुखद बात इस पूरे ऑपरेशन के दौरान कि 23 बच्चे जिन्हें बंधक बनाकर रखा था आरोपी ने, वो सभी बच्चे सकुशल है। उसमें छोटे बच्चे भी हैं, 2 साल से लेकर के बड़ी उम्र तक के भी बच्चे थे, जिन्हें सकुशल उनके घरों तक पहुंचाया गया है। और इस कामयाब ऑपरेशन के लिए पुलिस टीम को 10 लाख रुपए का इनाम सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया। खुद सीएम ने इस पूरे ऑपरेशन पर नजर अपनी बनाकर रखी हुई थी। और इस वक्त लखनऊ से हमारे सहयोगी ऋषभ मणि त्रिपाठी जुड़ चुके हैं और उनके साथ मौजूद हैं डीजीपी ओपी सिंह। ऋषभ मणि, डीजीपी ओपी सिंह का बतौर डीजीपी आज रिटायर उन्हें होना है और कार्यकाल के आखिरी दिन इस तरह का ऑपरेशन जिस पर उन्हें अपनी प्रतिक्रिया देनी है। जी बिल्कुल, देखिए 23 जनवरी 2018 को ओपी सिंह ने ज्वाइन किया था। उस दिन भी लखनऊ में डकैती हुई थी और आज नौकरी का, उनके सर्विस का आखिरी दिन है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस देश की सबसे बड़ी पुलिस है, पुलिस फोर्स के वो मुखिया रहे हैं, देश की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स के मुखिया रहे हैं। रोज चुनौतियां होती हैं और अभी रात को 2 बजे ही वो घर लौटे और फिलहाल बात करने के लिए हमारे साथ हैं। सर, कैसे आप देखते हैं पुलिस के इस मैनेजमेंट को? देखिए, ये हमारी जिंदगी का और मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोमांचक क्षण था। रात में जो घटना हुई, जिसका पूरे देश ने एक तरह से टीवी पे देखा और उसके बारे में हम लोगों ने शेयर भी किया इन्फॉर्मेशंस को। मैं बता दूं कि 23 बच्चों को बंधक बनाना और उनको सकुशल वापस निकालना, ये बहुत बड़ी चुनौती थी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। और इसमें जब हम लोगों ने पूरी चर्चा की, कई ऐसे मौके आए जिसमें
इस प्रकार की बातें हुई कि किस प्रकार हम उन बच्चों को सकुशल निकालें। सबसे बड़ी चुनौती उन बच्चों की जान की थी, बच्चों की जिंदगी की थी। और यही कारण है कि जब क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं हम लोगों के साथ रहे और उन्होंने पल पल की जानकारी हम लोगों से ली, और एक ऐसा क्षण आया कि 8 से 10 घंटे के इस ऑपरेशंस में हम लोगों ने निरंतर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एसएसपी, आईजी कानपुर रेंज, एटीएस, एनएसजी, यहां तक कि केंद्रीय गृह सचिव, सबों से हम लोग संपर्क साधे रहे और समय समय पर हमने जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स थी, जो एक ऑपरेशनल चीजों के लिए होती है, फॉर एग्जाम्पल हमने भारत सरकार से डिमांड किया कि हमें एनएसजी की टुकड़ी दी जाए ताकि हम रूम इंटरवेंशंस कर सकें। साथ ही साथ अपने लोकल ऑफिसर्स को ये निर्देश दिया कि किस प्रकार हम निगोशिएशंस को आगे बढ़ाएं। सबसे बड़ी चुनौती हमारी थी कि उस व्यक्ति को जिसने इन बच्चों को बंधक बना रखा था, उसको हम कैसे कंस्ट्रक्टिव रूप में इंगेज करके रखें, क्योंकि इंगेजमेंट बहुत बड़ी जरूरत थी हमारी। हम सारी चीजों को असेस कर रहे थे, पूरे सिचुएशंस को हम असेस कर रहे थे, किस प्रकार हमारा इंटरवेंशन होगा, किस प्रकार हम उसमें प्रवेश करेंगे, बंधक बनाने वाले व्यक्ति के पास फायर करने की क्षमता कितनी है, क्या उसके पास बंदूकें हैं, पिस्टल्स हैं, क्योंकि वो बार बार फायरिंग भी कर रहा था, उसने बम से उड़ाने की धमकी भी दे रखी थी, तो हमें एक्सप्लोसिव्स की भी क्षमता का आकलन करना बहुत जरूरी था। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था जिसको हमने बहुत बेखूबी से यूपी पुलिस ने निभाया। मैं बता दूं कि ऑपरेशनल चैलेंजेस इस तरह के, एक अगर आमने सामने कोई इनकाउंटर हो तो वो बहुत ही सहज होता है, लेकिन इस प्रकार का इनकाउंटर, इस प्रकार का एक्सचेंज ऑफ फायर और इस प्रकार का निगोशिएशंस ऐसे समय में जब पूरा घर वो बंद हो, बंधक बनाने वाला आदमी अंदर हो, वो समय समय पर टेलीफोन से, मोबाइल फोन से बात कर रहा हो, साथ ही साथ बच्चों के लिए सुरक्षा किस प्रकार प्रदान की जाए, उनको कैसे निकाला जाए, ये सारी चीज़ों का आकलन हम पूरे 4-5 घंटे तक करते रहे। और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए और मेरे लिए, जबकि मैं स्वयं 31 जनवरी को रिटायर हो रहा हूं, ये सबसे रोमांचक क्षण मेरे जिंदगी का था। सर, आपको ऐसा नहीं लगता है कि कहीं पर कोई चूक हुई है? उसकी पत्नी की भी कैजुअलिटी हो गई है, बताया जा रहा है उनकी भी डेथ हो गई है, उनको बचाया जा सकता था। देखिए, इन सभी ऑपरेशंस में आपको ग्राउंड रियलिटी देखने की जरूरत है। आप देखना चाहेंगे कि किस प्रकार वहां का ग्राउंड रियलिटी है, किस प्रकार की वहां पे भौगोलिक परिस्थितियां हैं। जब हम लोगों ने ऑपरेशन स्टार्ट किया, हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार हम उस घर में एंट्री करेंगे, हम किस प्रकार अश्योरेंस देंगे। बहुत बड़ी चीज़ है कि जो बंधक बनाने वाला व्यक्ति है वो अश्योर्ड है हमारे कोऑपरेशन से, अश्योर्ड है हमारे ऑपरेशन से। हम लोगों ने जब उससे बातचीत करने की कोशिश की तो उसने कई प्रकार की डिमांड्स वहाँ पे रखी और उन सभी डिमांड्स को हमने सहर्ष स्वीकार किया और हमने कहा कि तुम कुछ भी चाहो हम लोग करने के लिए तैयार हैं, बट ज़रूरी है कि हम उन बच्चों को छोड़ दें। और बच्चे भी इतने छोटे छोटे बच्चे थे जो संभवतः उनको हम लोगों ने बिस्किट्स प्रदान किया, बिस्किट्स भेजा किसी तरीके से। ये भी डर लग रहा था कि वो कभी कभी फायरिंग कर रहा था, उससे हमारे 2 जवान घायल भी हुए। एक एसओजी टीम का मेंबर था हमारा घायल हुआ और एसएचओ भी घायल हुआ। मैं समझता हूं कि उसके फायर पावर की क्षमता का आकलन करना हमारी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और जब हम लोगों ने पीछे से बैक साइड से जब एंट्री लेने की कोशिश की, उसने हम लोगों के ऊपर फायर किया। हमारी टीम जो कि आईजी कानपुर रेंज स्वयं उसको लीड कर रहे थे, उस पर उन्होंने फायर की, उस व्यक्ति ने फायर किया और उस फायर के आदान प्रदान में हम लोगों ने उसको मार गिराया। उसकी पत्नी को संभवतः इंजरी हुई। इंजरी किस प्रकार हुई, लोगों ने मारा पीटा और हमारे मारक क्षमता से हुआ, ये विवेचना का विषय है, हम लोग देखेंगे। बट इमीडिएटली वी इवैक्यूएटेड दैट लेडी, सेंट हर टू द हॉस्पिटल। और साथ ही साथ जितने भी हमारे बच्चे निकाले गए, रेस्क्यू किए गए, ये रेस्क्यू ऑपरेशंस भी जो समझ लीजिए कि 8 से 10 घंटे तक चले, उन बच्चों को हम लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस पे हॉस्पिटल भेजा ताकि उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हो सके। मैं एक चीज यहां बता दूं कि पूरे 8 घंटे की प्लानिंग इतनी बेखूबी से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में की गई। उन्होंने एक एक चीज पर ध्यान दिया, न केवल बच्चों की सुरक्षा बल्कि बच्चों के अगर सकुशल निकलने पर उनकी क्या क्या स्थिति होगी, उन सबों पर हम लोगों ने एम्बुलेंस की टीम वहां पे मंगा रखी थी, हम लोगों ने डॉक्टर्स की टीम वहां बुला रखी थी, हमारे जितने भी कम्युनिकेशंस नेटवर्क थे उन सबों को हम लोगों ने एक्टिवेट कर रखा था। एनएसजी से हम निरंतर संपर्क में थे।
कैसे वो लैंड करेंगे चॉपर से, किस प्रकार आएंगे, क्या वो रोड से आएंगे तो कितना समय लगेगा। हम लोगों ने यहाँ तक कि हेलीपैड की व्यवस्था के बारे में सोच रखा था। हम लोगों ने आर्मी ऑफिशियल से बात किया, मैं स्वयं सब एरिया कमांडर से मैंने बात किया और ये कहा कि फर्रुखाबाद में यदि कोई आर्मी कैंटोनमेंट एरिया में अगर कोई चॉपर के लैंड करने की स्थिति हो तो उसका भी जायजा लिया जाए। तो मैं समझता हूं कि एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की जो प्लानिंग होती है, ऑपरेशनल प्लानिंग होती है, जो लोकल ऑफिसर्स के साथ मिलकर निगोशिएशंस का जो प्रोसेस होता है, इन सबों को हम लोगों ने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से दिया और यही कारण है कि अंततोगत्वा हमने बंधक किए हुए जितने भी हमारे बच्चे थे उनको सेफली हमने रेस्क्यू किया और जो व्यक्ति जो इस प्रकार का घृणित काम कर रहा था जरूरी उसको काम हम था लोगों कि ने सभी मार गिराया। बच्चों को सर अब 3 साल की धीरे धीरे सरकार होने जा रही है से छुड़ा लेना, और वो पुलिस ने उस चुनौती को सामना किया और कामयाबी भी हासिल की। ठीक है ऋषभ, आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस वक्त प्रशांत भी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत का रुख कर लेंगे। प्रशांत, सुबह हो चुकी है, एक भयावह रात और उसके बाद की सुबह, ग्रामीणों से आपकी आज सुबह कोई बात हो पाई, कोई मिला आपसे, मिल सका है अभी तक? जी बिल्कुल, कई ग्रामीणों से हमारी बात हुई, उसके बारे में हमने पता करने का प्रयास किया, तो पता करने पर यही चीज़ें निकल करके सामने आई कि चूंकि वो आपराधिक प्रवृत्ति का था और उसके द्वारा घर में हमेशा से जो है एक पिस्टल, कट्टा कह लीजिए या किसी भी तरीके का शस्त्र रखा जाता था। साथ ही साथ गोला बारूद जो था वो बम वगैरह के टाइप में वो गोला बारूद उसके पास में रहता था, जिससे वो ग्रामीणों में कहीं ना कहीं अपनी हनक रखता था। शायद यही कारण था कि उसने जो 2002 में अपनी मौसा की हत्या की, मौसा की हत्या करने के बाद में आम ग्रामीणों में भी उसके प्रति एक डर था कि वो इस तरीके का एक पेशेवर अब अपराधी बन चुका है। उसके बाद में तमाम जो उसके ज़्यादा चोरी की वारदातों को जन्म दिया गया, तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों में उसके प्रति डर था। और जिस तरीके से ये उसने अपने बच्चों को वहाँ पर, ये बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और स्कूल से लौटने के बाद में उसने उनको लालच दे करके अपने घर में बुलाया। ये ग्रामीणों के द्वारा भेजे गए बच्चे नहीं थे कि उनके वहाँ जन्मदिवस है तो उन जन्मदिवस में ये बच्चे शामिल हों, ये शरीक हो करके उस जन्मदिवस को मनाएं। उनके द्वारा उसको लालच दिया गया कि तुम चलो अंदर, हम मेरी बच्ची का जन्मदिन है, हम टॉफी देंगे, पैसा देंगे और तमाम चीज़ें देंगे। बच्चे उस लालच में चले गए। लालच में जाने के बाद जब 1 घंटे से अधिक समय हो गया, बच्चे नहीं लौटे, तो ग्रामीणों में ये रोष हुआ कि बच्चे कहाँ हैं आखिर। ज़्यादातर इस ग्राम में लोग किसान हैं, तो जब लौट करके आए तो देखा नहीं है, तो पता चला बच्चे वहाँ हैं। तो उनकी चीख पुकार सुन के जब गए लोग कि हमारी तुम्हारी तो कोई दुश्मनी, हमारे बच्चों को छोड़ दो, उस पर उसने अपनी शर्तों को मनवाने के लिए इस तरीके का पूरा जो अक्षम्य अपराध है उसको उसने अंजाम दिया। जी, और उसके बाद जो चीजें सामने आई हैं वो हम देख रहे हैं। धन्यवाद प्रशांत इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। ऋषभ मणि त्रिपाठी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि डीजीपी ओपी सिंह खुद इस वक्त बता रहे हैं कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को यूपी पुलिस ने अंजाम दिया, पुलिस के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी। सबसे बड़ी चुनौती तो यही थी कि आखिर उन 23 बच्चों की जान कैसे सुरक्षित रखी जाए, उन 23 बच्चों को कैसे उसके चंगुल से बाहर निकाला जाए, क्योंकि वो सनकी कुछ भी कर सकता था। वो लगातार फायरिंग कर रहा था, उसके पास बम थे, उसने बम के गोले भी पुलिस पर दागे, तो बच्चों को भी वो नुकसान पहुंचा सकता था। तो सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि 23 बच्चों को सकुशल उसके चंगुल से छुड़ाया जाए, उनके घर तक पहुंचाया जाए, और उस चुनौती को पुलिस ने बखूबी पार किया है और जिसका इनाम भी पुलिस। चलिए बात गंगा यात्रा की करते हैं। आज गंगा यात्रा कानपुर पहुंचेगी, जहां पर यात्रा का समापन होना है। सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई मंत्री शामिल होंगे। बिजनौर और बलिया से कानपुर तक के लिए यह गंगा यात्रा निकली थी। कुल 5 दिनों की गंगा यात्रा, जिस दौरान 1800 किलोमीटर के आसपास की दूरी तय की गई है। 27 जिलों से यात्रा गुजरकर यहां पहुंच रही है और इस दौरान इन जिलों के लोगों को जागरूक किया जा रहा है गंगा की सफाई के प्रति। और आज का दिन डीजीपी ओपी सिंह के लिए बेहद खास। आज उनकी रिटायरमेंट है और आज उन्हें विदाई दी जानी है, शाही विदाई होगी। डीजीपी ओपी सिंह की 9 बजे का कार्यक्रम तय किया गया है दफ्तर में। वहीं आज हितेश चंद्र अवस्थी का अगला डीजीपी बनना तय है। तो फर्रुखाबाद ऑपरेशन में पर भी नजर बनाए रहे अवस्थी। देर रात तक वो सीएम आवास पर मौजूद रहे। डायरेक्टर विजिलेंस हैं हितेश चंद्र अवस्थी, 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं
और अब वो उत्तर प्रदेश के देश के सबसे बड़े प्रदेश के पुलिस के मुखिया बनने वाले हैं। तो अगला डीजीपी बनना उनका तय है। हितेश चंद्र अवस्थी जो कि 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और आज डीजीपी ओपी सिंह के कार्यकाल का आखिरी दिन, आज उन्हें विदाई दी जाएगी। तो यूपी पुलिस के मुखिया आज रिटायर होने वाले हैं। सबसे खास बात यह है कि डीजीपी की विदाई एक खास अंदाज में होती है। डीजीपी ओपी सिंह की विदाई एक ऐसी कार में होगी जो कि 1956 में खरीदी गई थी, यानी विंटेज कार से होगी डीजीपी की विदाई। यूपी पुलिस के 58वें डीजीपी ओपी सिंह 31 जनवरी को सेवा से मुक्त हो जाएंगे और डीजीपी की विदाई के लिए लखनऊ के पुलिस लाइन में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके बाद डीजीपी को ऐसी कार में विदाई दी जाएगी जो विंटेज खूबियों को अपने आप में समेटे है। डीजीपी की विदाई डॉज किंग्सवे कार में होगी। 1956 में 61,000 में खरीदी गई थी किंग्सवे कार। लखनऊ एसएसपी के नाम पर खरीदी गई कार अब डीजीपी के नाम पर है विंटेज कार। देश की सबसे लंबी कार में शुमार है किंग्सवे डॉज। ये डॉज गाड़ी है किंगवे कंपनी की। 29/11/1956 पे ये खरीदी गई थी। 56,063 रुपये 81 पैसे या संभवतः इसका रेट जो था वो 61,063 रुपये 81 पैसे के आसपास था। काफ़ी पुरानी गाड़ी है, जब से खरीदी गई है। पहले ये चलती थी, दूर दराज क्षेत्रों में इसी से भ्रमण भी होता था। इस कार से अब तक राज्य के 57 डीजीपी को विदाई दी जा चुकी है। सफारी, फॉर्च्यूनर, इनोवा से भी ये कार लंबी है। इस कार की लंबाई है 481.3 सेंटीमीटर, जबकि चौड़ाई 186.4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 161.6 सेंटीमीटर है। 6 सिलेंडर के साथ 3600 सीसी की कार में 3 फ्रंट और 1 बैक गियर है। इस खूबसूरत कार का वजन है 1400 किलोग्राम। परंपरा के मुताबिक प्रदेश पुलिस के मुखिया को इसी खूबसूरत कार में बिठाकर विदाई दी जाती है, जिसमें कार को रस्सी से खींचा जाता है। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से ऋषभमणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो लखनऊ में डीजीपी की शानदार फेयरवेल की तैयारियां हो चुकी हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।